हम बात करेंगे बस्तर के काकतीय राजवंश की। बस्तर के काकतीय राजवंश की काकतीय राजवंश की हमने इससे पहले देखा था कि बस्तर में छिंदक नागवंशी शासन कर रहे थे। वहीं छिंदक नागवंशी के अंतिम शासक के रूप में हरिश्चंद्र देव को 1324 ईस्वी में अन्नम देव यहाँ पे पराजित करते हैं और अन्नम देव छिंदक नागवंशी के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित कर बस्तर क्षेत्र में काकतीय राजवंश की स्थापना करते हैं। काकतीय राजवंश की स्थापना करते हैं। इस तरह से काकतीय राजवंश के संस्थापक के रूप में अगर बात करें तो काकतीय राजवंश के संस्थापक के रूप में हम अन्नम देव को जिन्होंने छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को 1324 ईस्वी में पराजित कर इस क्षेत्र में काकतीय राजवंश की स्थापना की। इसी तरह देखें, अगर शासन काल देखें काकतीय राजवंश का तो 1324 से 1947 तक काकतीय राजवंश का शासनकाल बस्तर क्षेत्र में रहा। इसी तरह राजधानी की अगर बात करें तो काकतीय राजवंश की प्रथम राजधानी प्रथम राजधानी अन्नम देव के द्वारा स्थापित की गई थी। अन्नम देव के द्वारा यहीं देखें तो काकतीय राजवंश के अलग अलग शासन काल में अलग अलग शासकों के द्वारा राजधानी अलग अलग रही। वहीं मंधोता के बाद अगर देखें तो बस्तर काकतीय राजवंश की राजधानी रही, जिसे पुरुषोत्तम देव के द्वारा स्थापित की गई थी। वहीं बस्तर के बाद अगर बात करें तो जगदलपुर को दलपत देव के द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से बेसिक तथ्यों में अगर बात करें तो काकतीय राजवंश के संस्थापक अन्नम देव ने 1324 में बस्तर क्षेत्र में काकतीय राजवंश की स्थापना करते हैं। वहीं राजधानी की बात करें तो मंधोता, बस्तर और जगदलपुर अलग अलग कालखंडों में अलग अलग राजधानी स्थापित किया गया। इसी तरह अगर और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बस्तर क्षेत्र में याद रखिएगा, बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश काकतीय राजवंश है। बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश के रूप में देखें तो काकतीय राजवंश का नाम आता है। तो इसी तरह हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आइए देखें कि काकतीय राजवंश में जो शासक हुए स्वतंत्र शासक के रूप में, स्वतंत्र शासकों के बाद जो शासक हुए वो मराठा अधीन शासक हुए। तो इस तरह से स्वतंत्र शासकों के रूप में अगर बात करें तो हम बात करेंगे अन्नम देव की। वहीं आगे अगर देखें तो हमीर देव, अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव। देन आगे अगर बात करें तो अन्नम देव, भैरव देव के बाद पुरुषोत्तम देव के बाद जय सिंह के बाद शासक हुए नरसिंह। देन प्रतापराज देव, जगदीश राज देव के बाद वीर नारायण सिंह देव, वीर नारायण के बाद वीर सिंह देव के बाद दिगपाल के बाद उसका पुत्र राजपाल के बाद अगर बात करें तो चंदेल मामा। वहीं आगे अगर देखें चंदेल मामा के बाद
दलपत देव, और दलपत देव के बाद बात करेंगे अजमेर सिंह देव का, अजमेर सिंह देव का। वहीं शासन काल की अगर बात करें तो अन्नम देव का शासन काल 1324 ईस्वी से 1369 ईस्वी तक रहा। वहीं हमीर देव का 1369 से 1410 तक। भैरव देव की बात करें तो 1410 से आगे अगर देखें तो 1468 ईस्वी तक। पुरुषोत्तम देव की बात करें तो 1468 से 1534 तक। जयसिंह की बात करें तो 1534 से 1534 के बाद 1558 तक। वहीं 1558 से अगर देखें तो 1602 ईस्वी तक। 1602 ईस्वी से आगे देखें प्रताप राज का शासनकाल, तो 1602 से 1602 के बाद देखें तो 1625 ईस्वी के बाद देखें 1639। वहीं 1639 के बाद वीर नारायण सिंह का शासनकाल 1639 से 1654 ईस्वी तक। वहीं 1654 से देखें तो 1680 ईस्वी तक वीर सिंह का। वहीं 1680 से अगर बात करें तो 1709 ईस्वी, और 1709 से आगे अगर बात करेंगे तो देखेंगे 1721, देन 1721 से 1734, 1734 से 1774, देन 1774 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक अजमेर सिंह देव का शासनकाल रहा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने देखा ये स्वतंत्र शासक हुए काकतीय राजवंश की। अब आगे की ओर बढ़ें तो अन्नम देव, हमने देखा ही था कि अन्नम देव काकतीय राजवंश के संस्थापक हुए। अन्नम देव को संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी मंधोता को स्थापित की। राजधानी के रूप में अगर देखें तो मंधोता, बस्तर में अपनी राजधानी मंधोता को स्थापित की। साथ ही साथ शासनकाल की बात करें तो 1324 से 1369 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। इससे आगे भी हम लोग शासकों की बात करेंगे, मगर ये स्वतंत्र शासक हुए काकतीय राजवंश में। तो अन्नम देव संस्थापक, मंधोता को अपनी राजधानी स्थापित की। यहीं आगे इसके टर्म्स में देखें तो अन्नम देव ने ही तारालापाल ग्राम दंतेवाड़ा जिला में ताराला ग्राम दंतेवाड़ा जिला में डंकनी व संकिनी नदी के किनारे, डंकनी और संकनी नदी के किनारे अपनी कुल देवी दंतेश्वरी देवी मंदिर की स्थापना की। याद रखिएगा, दंतेश्वरी माता का मंदिर का निर्माण अन्नम देव के द्वारा दंतेवाड़ा जिला में तराला ग्राम के पास डंकनी संखनी नदी के तट पे अन्नम देव के द्वारा करवाया गया। तो इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्यों में हम इसे याद रखेंगे। बस्तर क्षेत्र में अन्नम देव को अभी भी चालकी वंश के राजा के रूप में जाना जाता है। अन्नम देव के बाद शासक हुए हमीर देव। हमीर देव का वर्णन उड़ीसा के इतिहासों में हमें देखने को मिलता है। वहीं हमीर देव के बाद शासक हुए भैरव देव, और भैरव देव के बाद शासक हुए पुरुषोत्तम देव, जिनका शासनकाल 1468 से 1534 ईस्वी के बीच में पुरुषोत्तम देव का शासनकाल रहा। किंवदंती अवधारणा के अनुसार माना जाता है कि पुरुषोत्तम देव ने ही पैदल जगन्नाथपुरी की यात्रा की। जगन्नाथपुरी की यात्रा इन्होंने पैदल किया। याद रखिएगा, पैदल जगन्नाथपुरी की यात्रा पुरुषोत्तम देव के द्वारा किया गया। वहीं उड़ीसा के शासक के द्वारा इन्हें रथपति की उपाधि दी गई। और पुरुषोत्तम देव ने ही अपनी राजधानी मंधोता से अब यहाँ पे स्थानांतरित करके बस्तर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करेंगे। राजधानी के रूप में ये मंधोता से अब अपनी राजधानी बस्तर स्थानांतरित कर रहे हैं।
वहीं रथपति की उपाधि इसको दिया गया उड़ीसा के शासक के द्वारा। इन्हीं के शासनकाल में ही बस्तर का प्रसिद्ध रथ यात्रा और गोंचा पर्व की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में किया गया। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिएगा कि पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की यात्रा पैदल की, इन्हें रथपति की उपाधि उड़ीसा शासक के द्वारा दिया गया। वहीं पुरुषोत्तम देव ने अपनी राजधानी मंदोता से अब बस्तर स्थानांतरित कर रहे हैं और इन्हीं के शासनकाल में रथ यात्रा और गोंचा पर्व की शुरुआत की गई। आगे इसी क्रम में अगर देखें तो पुरुषोत्तम देव के बाद जयसिंह, नरसिंह, प्रताप, जगदीश, वीरनारायण, वीर सिंह, इन शासकों के शासनकाल में बस्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। याद रखिएगा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। देन महत्वपूर्ण शासकों में अगर बात करें तो हम देखेंगे राजपाल, दिक्पाल का पुत्र राजपाल। दिक्पाल की मृत्यु के बाद राजपाल एक अल्प आयु में शासक हुए और इनका शासनकाल 1709 से 1721 ईस्वी के बीच में रहा। ये अल्प आयु में शासक बने, याद रखिएगा, अल्प आयु में शासक बने। और कल काकतीय वंश के राजपत्र ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रण प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण के, याद रखिएगा, अल्प आयु में शासक हुए। दिक्पाल की मृत्यु के बाद राजपाल उसका पुत्र अल्प आयु में शासक बना और काकतीय ताम्रपत्र के अनुसार यह वर्णन मिलता है कि राजपाल ने प्रण प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। यहीं राजपाल देव की 2 पत्नियां थीं, बघेल रानी और चंदेल रानी। याद रखिएगा, बघेल रानी और दूसरी पत्नी चंदेल रानी, बघेल रानी और दूसरी पत्नी चंदेल रानी। राजपाल देव के बाद चंदेल रानी का भाई, याद रखिएगा, चंदेल रानी का भाई चंदेल मामा यहाँ पे शासन करते हैं, जिनका शासनकाल 1721 से 1731 तक है। 31 तक है, सॉरी, ये 31 तक है। 1721 से 1731 तक चंदेल मामा यहाँ पे शासन करते हैं, जो कि इस राजवंश से संबंधित नहीं थे। इसी तरह आगे इस क्रम में अगर बढ़ें तो चंदेल के बाद दलपत देव यहाँ का शासक बनता है और इनके शासनकाल की अगर बात करें दलपत देव का, तो शासनकाल है 1731 से 1734 ईस्वी तक, 74 ईस्वी तक, सॉरी, 1731 से 1774 ईस्वी तक दलपत देव यहाँ पे शासन करते हैं। आइए देखें दलपत देव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो दलपत देव यहाँ पे अपनी राजधानी की स्थानांतरण करते हैं। यहाँ पे देखें तो इनका शासनकाल है 1731 से 1774। इससे पहले हमने देखा था कि 1741 में कलचुरी शासनकाल में हमने देखा था कि भोसला शासकों के द्वारा 1741 ईस्वी में मध्यकालीन में मराठों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 1741 में मध्य छत्तीसगढ़ रतनपुर एरिया में भोसला शासकों मराठों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इसी क्रम में 1770 में भोसला सेनापति नीलूपंत, याद रखिएगा, नीलूपंत बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और एक असफल आक्रमण रहा। और इसी क्रम में दलपत देव ने अपनी राजधानी, चूंकि सीधे बस्तर में पड़ता है इसलिए बस्तर से इन्होंने अपनी राजधानी जगदलपुर
जगदलपुर स्थानांतरित करते हैं। याद रखिएगा, दलपत देव अपनी अब राजधानी बस्तर से कहाँ स्थानांतरित करते हैं? जगदलपुर। राजधानी जगदलपुर स्थानांतरित करते हैं। दलपत देव याद रखिएगा, दलपत देव ने अपने काल में दलपत सागर या झील बोल दें, दलपत सागर जलपत झील का निर्माण करवाए, जो कि मानव निर्मित कृत्रिम झील छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। अभी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। तो दलपत देव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में याद रखिएगा कि शासनकाल 1731 से 1774 ईस्वी के बीच में शासनकाल रहा। इन्होंने अपनी राजधानी जगदलपुर स्थानांतरित की बस्तर से। और कारणों की बात करें तो 1770 में नीलू पंत के द्वारा आक्रमण, इसी क्रम में 1771 में ही जगदलपुर को अपनी राजधानी के रूप में दलपत देव ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। आगे इसी क्रम में अगर बात करें तो दलपत देव के दो पुत्र थे, अजमेर सिंह देव और दरिया देव। अजमेर सिंह देव और दरिया देव। चूंकि दलपत देव अपने शासनकाल के दौरान ही अजमेर सिंह देव को इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब बात कर रहे हैं हम लोग अजमेर सिंह देव की। अजमेर सिंह देव का शासनकाल 1774 से 1777 ईस्वी के बीच में रहा। अजमेर सिंह देव को बस्तर में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। याद रखिएगा, क्रांति का मसीहा, बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा के नाम से जाना जाता है। दलपत देव के पुत्र अजमेर सिंह देव और दरिया देव हुए और अजमेर सिंह देव शासक बने। चूंकि दरिया देव सत्ता के मोह में वह शासन करना चाहता था, इसलिए दरिया देव ने मराठों और अंग्रेजों से सहायता प्राप्त कर अजमेर सिंह देव के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह के कारण अजमेर सिंह की मृत्यु हुई और अजमेर सिंह के बाद शासक बने दरिया देव। तो इसको याद रखिएगा। वहीं अजमेर सिंह देव के शासनकाल में 1774 ईस्वी में ही प्रथम जनजाति विद्रोह हुआ, जिसे हलबा विद्रोह कहते हैं। हलबा विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। चूँकि अजमेर सिंह देव हलबा जनजातियों में बहुत ही फेमस थे, लोकप्रिय थे, और दरिया देव ने जब अजमेर सिंह देव के विरुद्ध आक्रमण किया तो हलबा जनजातियों ने ही अजमेर सिंह देव की सहायता किए थे। तो इस तरह से अजमेर सिंह देव से संबंधित तथ्यों को याद रखिएगा कि दलपत देव के बाद अजमेर सिंह देव शासक बना। इसे क्रांति का मसीहा कहा जाता है। साथ ही साथ 1774 में अजमेर सिंह देव के शासनकाल में ही हलबा विद्रोह हुआ। चूँकि अब अजमेर सिंह देव के बाद शासक हुए दरिया देव और इधर आने वाले शासक मराठाधीन शासक कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 स्वतंत्र शासकों के रूप में काकतीय राजवंश के इस क्रम में हमने जाना। इसी तरह आप मेरे साथ बनिए, 1 बाय 1 हम लोग काकतीय राजवंश को कंप्लीट करते चले जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे